एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन सिद्धांतों के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर थ्योरिकल पार्ट्स को वैल्यूएशंस दी जाती है और थ्योरिकल पार्ट्स को हम और मजबूत करने के लिए इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे सिंपलेस्ट ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेखांकन सिद्धांत के आधार की बात आए तो प्रत्येक व्यापारी जो व्यापार बिजनेस में काम करता है तो उसे वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट टाइम के रूटीन्स में उसे सिखाया जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का काम रेगुलर ही होता है। एक व्यापारी जितना ट्रांजेक्शन्स करता है उस ट्रांजेक्शन्स का पूरा काम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से करता है। उसमें वह डेली रूटीन में जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, इन सारी चीज़ों की ट्रांजेक्शन्स की एक लिस्ट बनाता है जिसे बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटेंसी में मंथली वह स्टेटमेंट चेक करता है और स्टेटमेंट्स के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाता है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो फिर वह लेजर बनाता है। लेजर के अंतर्गत सभी अकाउंट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, जैसे कि सोहन अकाउंट्स, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स बन जाते हैं, उनका अलग अलग क्लासिफिकेशंस कर देना। कुछ कैश रोटेशंस की चीज़ें उसे कैश में रख देना। तो 1 मंथली वह लेजर बनाता है। लेजर की बात थर्ड चीज़ आती है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में जर्नल में किए गए ट्रांजेक्शन्स को लेजर में ट्रांसफ़र करना और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करना। यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे द्वारा जर्नल एंट्री या कैश बुक में या तो कुछ एंट्रियां ऐसी हैं जो लिखने से छूट गई या कुछ एंट्रियां ऐसी हैं जो अभी तक की नहीं गई हैं, इसलिए टोटल इक्वल नहीं आ रहा। तो लेखांकन सिद्धांत सबसे पहले हमें बताता है जिसमें जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे गैप बोला गया, इसमें लेखांकन सिद्धांतों को मान्यता दी गई। लेखांकन सिद्धांतों को मान्यता इसलिए दी गई कि इसमें ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो लिखने से छूट जाते हैं। तो उसके लिए हम अकाउंट्स में एक नियम यह रहता है कि उन चीज़ों के लिए हम कोई भी एंट्री को काटेंगे नहीं, कोई भी एंट्री को में किसी प्रकार का कोई रेस्टिफाइड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तो रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के माध्यम से हम एंट्री को रेस्टिफाइड करते हैं। सपोज दैट जैसे कि मान के चलिए कि हम 10 रुपये की एंट्री करते थे और हमें करनी थी वहाँ पर 100 रुपये की एंट्री। तो 100 रुपये की जगह 10 लिख गए तो अपन 90 रुपीज़ की जो एंट्री करेंगे वो अलग से करेंगे। तो उसको लिए रेस्टिफाइड ऑफ एरर का सहारा लिया जाता है। इसमें अकाउंटिंग की कुछ जर्नल गाइडेंस दी हैं जिनके आधार पर हम इस चीज़ की डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है चालू व्यवसाय की मान्यता। प्रत्येक व्यापारी व्यापार करता है तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स रूल्स वगैरह बनाए हैं तो उसमें चालू व्यवसाय की मान्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी आप थ्योरिकल पार्ट्स करेंगे तो आप जो हेडिंग्स होती हैं चालू व्यवसाय की मान्यता, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हेडिंग्स याद करनी है। इसकी डिटेल्स जो होती है वो समझ के, लर्निंग करके, रीडिंग करके, किसी चीज़ को सुनकर फिर आपको उसे लिखना है। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पे निरंतरता की मान्यता, जिसे अपन कॉन्टिन्यूस अजप्शंस बोलते हैं। कॉन्टिन्यू अजप्शंस हमें यह बताता है कि व्यापार हम चाहे छोटा करें या बड़ा, हम कभी होपलेस ना हो, हम व्यापार में धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, अपने व्यापार में पॉलिसियाँ लाएं जिससे हमारा व्यवसाय कंटिन्यूसली अजप्शंस कर सके। थर्ड चीज़ आती है उपार्जन की मान्यता। तो उपार्जन को एक्यूरल अजप्शंस बोलते हैं। तो एक्यूरल अजप्शंस का मतलब ये है कि हमारे सामने कोई भी पर्सन आए, हमारी पॉलिसी यह होनी चाहिए कि हमें प्रत्येक प्रोडक्ट पर 10% चाहिए। वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो हम 10 रुपये लेंगे, वो प्रोडक्ट 10 रुपये का है तो 1 रुपये लेंगे। लेकिन हमें अपनी एक्यूरल अजप्शंस में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेखांकन सिद्धांत में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले लेखांकन सिद्धांत व्यवहारों और घटनाओं पर चलते हैं। सेकंड आता है वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं की पहचान उसके मूल्यांकन से होती है।
नंबर 3 आती है लेखांकन सिद्धांत वित्तीय समंकों की कंपैरिजन भी करते हैं। कंपैरेबिलिटी कैसे, जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में हमारा जो टर्नओवर था वो 1 लाख था, जो बढ़कर अब 2 लाख हो गया। तो हमने अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस किए इसके बारे में बात करना। फिर इसके बाद आता है लेखांकन सिद्धांत के प्रकार। व्यवसायिक इकाई का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटाइटी। तो लेखांकन इकाई के सिद्धांत में हम अपनी यूनिट्स पे बल देते, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और बेटर करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट आगे चल के बढ़ता चला जाता है। सेकंड बात आती है मौद्रिक मापन का सिद्धांत। हम व्यवसाय में सिर्फ ओनली उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जो मौद्रिक मापन से जुड़े हुए, तो मौद्रिक मापन का सिद्धांत। इसके बाद आता है लेखांकन अवधि का सिद्धांत कि हम अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को कितने समय तक रखेंगे। देखिए जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो अपनी दुकान को 12 आवर खोलते हैं। यदि उनकी दुकान ऐसे स्थान पर है जहाँ कस्टमर का 24 आवर आना जाना रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुए, बस स्टैंड हुए, तो ऐसे स्थान पर व्यक्ति 24 घंटे मौजूद रहता है, तो उनकी दुकान 24 घंटे खुलती है। लेकिन जो स्टाफ होता है वो 3 बार चेंज होता है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, सभी की जॉब को बांट दिया और उसी इसके हिसाब से वही काम करते हैं। तो लेखांकन सिद्धांतों की पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, इसमें जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो बिल्कुल अपन पूरे तरीके से कस्टमर को दिखाने के लिए, टैक्सेस दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सारी जो पॉलिसियाँ रखेंगे उसमें सारी चीज़ों को शो ऑफ करेंगे। जैसे गाइस सबसे पहली चीज़ ये होती है, जैसे कि आप जो भी वस्तु खरीदेंगे उसका पक्का बिल लेंगे, उस पक्के बिल को वाउचर नंबर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे आगे चल के यदि उस वस्तु को हमें सोल्ड आउट करना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए और हम अपना पक्का बिल दिखा सकें। जब भी हमें अपने प्रोडक्ट पे जीएसटी पे करना हो तो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए भी हम सारी चीज़ों को आसानी से रखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं रखेंगे। इसके बाद आता है भौतिक तत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि एक कंपनी 10 प्रकार की वस्तुएं बनाती है, जैसे कि हिमानी कंपनी है, वो बोरोप्लस भी बनाती है जो पूरी साल बिकती है। इसके अलावा वो एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पे काम करती है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसे इसमें शामिल करते हैं। सतर्कता एवं दूरदर्शिता का सिद्धांत, तो दूरदर्शिता का सिद्धांत हमसे ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडेंस ऑफ कंजर्वेशंस। तो दूरदर्शिता का कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, वो हम अल्पकालीन लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, दीर्घकालीन लाभ के लिए कर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी ऐसी हो जो कोई भी कस्टमर आसानी से उसे कर सके और हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सके। प्रोडक्ट में भी हम 3 प्रकार के प्रकार रखेंगे, हायर, मिडिल, लोअर, इन सब चीज़ों का भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। कॉस्ट अपॉर्चुनिटी का भी हमें ध्यान रखना है कि अवसर पर हम एक प्रोडक्ट को 3 प्रकार से बनाएंगे, हायर, मिडिल, लोअर। हायर वर्ग भी उसका उपयोग कर सके, मिडिल वर्ग भी कर और लोअर वर्ग भी कर सके। इन सब चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। अब बात आती है मिलान अवधारणा। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम यह देखेंगे कि उसका मिलान किस प्रकार से हो रहा है, हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मिलान अवधारणा। अब लेखांकन परिमाप, इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले परिमापों का उद्देश्य ये रहता है कि वित्तीय विवरण ऐसे बनाने चाहिए जिसमें सबसे पहले तो एक्यूरेसी हो। आप कोई भी काम करें उसमें प्योरिटी और एक्यूरेसी होगी तो आपकी रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन सभी में इंक्रीमेंट होगा। सेकंड चीज़ आती है वित्तीय विवरण में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबिलिटी के आधार पर बनाई जानी चाहिए। थर्ड आता है परिमापित लेखांकन नीतियों की संरचना हो सके, इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पूर्ण प्रकटीकरण के लेखांकन की सिद्धांत भी रखनी चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे वो पूरे तरीके से शो ऑफ करके करेंगे, जिसमें हम कस्टमर को भी यह बता सकें कि हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर कितने का टर्नओवर किया था, गवर्नमेंट को भी आसानी से बता सके। तो इसके बारे में भी हम इसमें लिखेंगे। अब भारत में लेखांकन परिमाप के विकास के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए। देखिए हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि आप वोटर आईडी बनवाएंगे ना, तो उसमें फॉर्म संख्या 6, यदि आपकी यहाँ पे किसी डेथ हो गई तो उसके लिए फॉर्म संख्या 8, तो इस प्रकार से नया वोटर कार्ड बनाना है तो फॉर्म संख्या 9। तो इसी प्रकार की लेखांकन नीतियों के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, जो अपने भारत में ही नहीं अपितु बाहर के जितने भी देश हैं उन सारी चीज़ों में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लिया गया, जिसमें हम
सबसे पहले AS1 जिसे डिस्कोलोरेशन ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसके अंतर्गत अपन लेखांकन नीतियों के पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत रखेंगे। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के हम किस आधार पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनियां 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती हैं उनके यहाँ कैश रोटेशंस कैसा रहता है उसके आधार पर अपन AS3 करेंगे। AS4 कंटीजेंट ऑफ इवेंट के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए तो उसके लिए भी हम एक फंड बना के रखेंगे। AS5 नेट प्रॉफिट के लिए, जिसमें लॉस ऑफ पीरियड का, नेट प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड का ध्यान रखेंगे कि लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हुआ तो कितना हुआ। AS6 डेप्रिसिएशन चार्जेस, जिसमें अपन किसी संपत्ति पे कितना मूल्यह्रास लगा रहे हैं इसका लेखा। और AS8 जो AS7 अकाउंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी कंपनी में रह के काम नहीं करती हैं, उन्हें निर्माण कार्य के स्थल पर जाकर ही काम करना पड़ता है, उनके लिए AS7 है। AS8 जो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च के लिए, तो इसमें इसे शामिल किया गया। इसी प्रकार से इन्होंने जो सिद्धांत बनाए वो AS32 तक आते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से इनको बनाया गया और इनकी जो मान्यताएं हैं वो दी गई। अब बात आती है इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक कहा गया है, जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों में देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे IFRS अपने आप में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मानक है उसे इसमें रखा गया है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS बोला गया, जिसमें रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, शेयर बेस पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नॉन करेंट एसेट्स, माइनरल्स रिसोर्सेज जो ज़मीन के अंदर से जो पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे कि कोल हुआ या इसके अलावा टंगस्टन्स हुआ, तो ये जो निकाले जाते हैं उसके लिए मिनरल्स रिसोर्सेज दिए हुए हैं। माइनरल्स रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेड और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें 41 हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर्स हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हुआ, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, कंटीजेंट एसेट्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशंस हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट हुआ, तो इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात आती है इसके आगे की, तो आगे भाई अपन देखेंगे सबसे पहले लेखांकन के आधार्स को। तो लेखांकन के आधार्स को अलग अलग प्रकार से बनाया गया, जिसमें सबसे पहले अपने भारत में सिंगल एंट्री सिस्टम्स बनाया गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम्स में हमने किन चीज़ों को शामिल किया कि हमारे यहाँ जब व्यापार होता था, डबल एंट्री सिस्टम नहीं था, तो हमारे यहाँ जो लेखा किया जाता था वो सिंगल एंट्री सिस्टम्स के आधार पर किया जाता था। ये कब की बात है, जब 1494 से पहले जब हमारे यहाँ बिजनेस और ट्रांजैक्शंस होते थे तो इसी आधार पर होते थे। इसके बाद फिर डबल एंट्री सिस्टम को लाया गया। डबल एंट्री सिस्टम को हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि लूकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम की स्थापना इटली के वेनिस नगर में की। इसके बाद हमारे यहाँ कैश रोटेशंस की प्रणाली को लेजर सिस्टम के आधार पर बांटा गया। कैश रोटेशंस के लिए कैश स्टेटमेंट बनाना, जो हम लेजर्स के माध्यम से भी बनाते थे, इसमें ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस का लेखा करते थे। और नंबर 4 आता है भारतीय लेखा प्रणाली, जिसे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहा गया, जिसे लाला और साहूकार इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम्स प्रणाली को इसमें शामिल किया गया, जिसमें लाला साहूकार वगैरह इन सब चीज़ों को शामिल किया गया। तो बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, चाहे लाइफ हो चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात हो, जीवन में सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर हमने आज इस चैप्टर्स का डिस्कशंस किया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।